हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, क्या उसके इंपॉर्टेंस हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन द फर्स्ट यूनिट। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, सो इट इज़ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अटेम्प्ट्स टू एनकरेज, persuade, manipulate and add potential to purchase more of a particular brand। मतलब क्या है इसका कि एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या है कि आप एनकरेज कर रहे हो कस्टमर्स को, एनकरेज टू बाय दैट प्रोडक्ट। परसुएड मतलब कि उस प्रोडक्ट की तरफ आप एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो ताकि आप एटलीस्ट उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जिनकी मोनोपोली है मार्केट में। फॉर एग्जांपल जैसे हम IRCTC की बात करें तो अगर किसी को भी टिकट बुक करनी होती है तो उसको IRCTC के पास जाना पड़ता है और IRCTC इसके लिए ऐड भी नहीं करता है बिकॉज कोई और उसका कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई उसका राइवल नहीं है। बट अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 कंपनीज़ हैं और आप उन 3 कंपनीज़ की कंटिन्यूसली आप ऐड देखते हो। फॉर एग्जांपल आप जियो के ऐड देखते हो, आप एयरटेल की एड्स देखते हो, आप वोडाफोन आइडिया की ऐड देखते हो। सो ये एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूस रहती हैं। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप एक की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो दूसरे के आप एकदम लेट गो कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कस्टमर होल्ड करवाना चाहते हैं। कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर्स को होल्ड करके रखना चाहती हैं। नेक्स्ट मैनिपुलेट, अगेन द सेम थिंग। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी एड्स देखी होंगी जिसमें कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। इनफैक्ट गवर्नमेंट उन एड्स को बैन भी कर चुकी है। जैसे कि हम फेयर एंड लवली की एड इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसको बैन किया हुआ है बिकॉज आप ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते एडवर्टीजमेंट में जिसके लिए आपके पास 100% क्लेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कफ सिरप की अगर कोई ऐड देखते हो तो उसमें हाँ क्लेम है, कंपनीज स्टैट्स दिखाती है, डेटा दिखाती है, अब साइंटिफिकली उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि हाँ अगर आप इस कफ सिरप को लोगे तो आपका कफ इससे सही हो जाएगा। बट क्या फेयरनेस क्रीम्स ने या फेयर एंड लवली की अगर हम बात करें तो क्या उसने ऐसा कोई टेस्ट पास किया है कि जिसको आप लगाने से आप 100% फेयर हो जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। एंड ऑल्सो दैट इज एनकरेजिंग द रेसिज्म। तो उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव एड्स हो जाती हैं कि आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे ये कंज्यूम करना चाहिए बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो एक तरीके से एड्स आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। बहुत बार ऐसे ही होता है कि सेम प्रोडक्ट होता है, अलग अलग कंपनीज होती हैं और सेम चीज़ क्लेम करते हैं। जैसे कि हम बहुत बार न्यूज़ मीडिया में जो हमारे जैसे आज तक है, जैसे हमारा 24/7 है, रिपब्लिक भारत है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं। वो सारे चैनल्स क्या क्लेम करते हैं कि हम बेस्ट हैं, हमारी TRP बेस्ट थी। हर चैनल खुद को ही बेस्ट क्लेम करने में लगा रहता है। तो ये एज अ कंज्यूमर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है कि भाई मैं किसको देखूँ। आज तक भी बोल रहा है कि वो बेस्ट है, न्यूज़ 24/7 भी बोल रहा है कि वो भी बेस्ट है, रिपब्लिक भारत भी बोल रहा है वो बेस्ट है। सो मैं किस तरफ जाऊँ? सो द डेटा इज़ वेरी मैनिपुलेटिव इन नेचर। तो उनका बेसिकली टास्क ही वही है कि वो हमें मैनिपुलेट करते हैं, हम किसी एक तरफ नहीं जा पाए। लास्टली टू ऐड पोटेंशियल टू परचेज मोर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। मतलब हो सकता है जैसे कि मान लीजिए अगर मैं जियो की सिम यूज़ कर रहा हूँ तो जियो कंपनी मुझे क्यों ऐड दिखाना चाहती है, मेरे फ़ोन पे उसकी एड्स क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं ताकि वो आपको कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं आपको। तो ऑब्वियसली अगर मैं जियो का कंज्यूमर हूँ और मुझे एयरटेल की ऐड दिखाई जाएगी और एयरटेल अगर मुझे कोई बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहा है तो हो सकता है कि मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँ, मुझे परसुएट करने की कोशिश करना है अपनी तरफ। बट मैं परसुएट नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपने पर्टिकुलर ब्रांड पे स्टिक करना चाहता हूँ। तो वो तब तक मैं स्टिक करूँगा जब तक जियो मेरे को कंटिन्यूसली मेरे को एडवर्टीज़ करता रहेगा, मेरे को पोटेंशियल दिखाता रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट अभी भी बेस्ट है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता या कुछ टाइम बाद हम उस पर्टिकुलर ब्रांड से बोर हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अब कोई नया ब्रांड ट्राई करें। जनरली लाइफस्टाइल में ये चीज़ बहुत होती है कि अगर मैं बहुत टाइम से हो सकता है कि मैं लेविस की जीन्स यूज़ कर रहा था या मैं रोडस्टर की जीन्स यूज़ कर रहा था या मैं पेप्पे की जीन्स यूज़ कर रहा था या सो एंड सो किसी भी ब्रांड की अगर मैं जीन्स यूज़ कर रहा था, तो हो सकता है मैं बोर हो जाऊँ उस ब्रांड से और मैं ब्रांड स्विच करने की कोशिश करूँ। बट वो पर्टिकुलर ब्रांड मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं सेम ब्रांड को कंटिन्यूसली यूज़ कर पाऊँ। वो मेरे को पोटेंशियल दिखाएगा उस ब्रांड में कि और ज़्यादा क्या पोटेंशियल है। जैसे कि एप्पल कस्टमर्स इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि जनरली अगर हम देखें कि कल iPhone 14 लॉन्च हुआ है बट देयर आर अ लॉट ऑफ मीम्स इन द मार्केट
एक्सपेक्ट कि आईफोन 14 और आईफोन 13 में क्या डिफरेंस है, बट स्टिल जब उनका इवेंट हुआ तो उन्होंने इस तरीके से अपना पोटेंशियल शो किया कि आईफोन 14 बहुत अच्छा है आईफोन 13 से। तो अपने कस्टमर्स को पोटेंशियल दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो बहुत डिफरेंट है, आपको ये चीज़ लेना चाहिए। और एप्पल कस्टमर्स इतने लॉयल होते हैं कि वो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ कस्टमर्स वो अपना पुराना आईफोन 14 को स्टॉप करके नया आईफोन किसी जो उनका बस पुराना ब्रांड होगा उसको डिसकंटिन्यू करके नया आईफोन का ब्रांड ले लेंगे। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कैसे हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कैसे हुआ है। पहले एडवर्टीजमेंट्स किस तरीके से होती थी और आज एडवर्टीजमेंट्स कैसे होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप एकदम डेट बैक करो पिछले ज़माने में की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट जनरली कैसे हुआ करती थी कि बोर्ड्स पे बनी रहती थी एडवर्टीजमेंट, या दीवारों पे वो लोग पेंट करके लिखा करते थे। सबसे पहले तो एक टैबलेट चला करता था, ऑब्वियसली आई कैन शो यू द टैबलेट। जो आज हम टैबलेट यूज़ करते हैं, टैबलेट पहले वैसे नहीं हुआ करते थे। टैबलेट बेसिकली एक मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करते थे, एक पेपर हुआ करता था, उस पेपर पे हैंड रिटन कुछ चीज़ें लिखी होती थी जिससे कि थ्रू बिजनेसमैन आपको बताना चाह रहा था कि हम किस चीज़ के बिजनेस करते थे। उसके बाद फिर टाइम एरा आया जब लोग बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं था, तो लोग पढ़ी चीज़ें भी समझ नहीं पाते थे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज के भी बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे, हर जगह अलग लैंग्वेज है। अब अगर सेम ब्रांड जैसे कि टाटा को अगर हर जगह अपने प्रोडक्ट सेल करने तो उसको हर जगह अलग अलग लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा इनकी ये चीज़ थी कि हम साइंस और सिंबल से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बाटा का शोरूम है तो ऑब्वियसली बाटा सेल करता है शूज़, तो आप वहाँ पे शू का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर जैसे टाटा कॉफ़ी है तो वो कॉफ़ी शो कर सकता है, कोई टी की कंपनी है तो वो टी शो कर सकता है, कोई स्टील की कंपनी है तो वो स्टील शो कर सकता है। तो इस तरीके से हर कंपनी ने अपने साइंस और सिंबल्स को अलॉट कर दिया था और उसके थ्रू ही वो लोग एडवर्टीजमेंट किया करते थे। बेसिकली साइन लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट का एरा स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था 1441 से 1850 तक, दैट इज़ द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं था बट उस टाइम पे प्रिंट आ चुका था इंडिया में। जैसे कि जब पहले बंगाली न्यूज़पेपर जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था इंडिया में तो वो एक वीकली पेपर था और सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उसी में आती थी, ऑब्वियसली बिकॉज वो पहला एडवर्टीजमेंट पेपर था और पहला इंडिया का पहला पेपर था। दो वो वीकली आता था बट उसमें एडवर्टीजमेंट्स बहुत हुआ करती थी इंटरनेशनली और नेशनल भी। इंटरनेशनल इसलिए बिकॉज जो इंग्लैंड से लोग आए थे वो अपनी कंपनीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। जैसे कि एक स्पेंसर कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अपने एडवर्टीजमेंट करती थी। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे इंग्लैंड की कंपनियाँ थी या ब्रिटेन की कंपनी थी जो बंगाली न्यूज़पेपर में अपनी एड्स देती थी और दैट द पेपर का नाम था एड बंगाली बट वो अलग अलग लैंग्वेजेस में फिर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वॉज द द ईयर ऑफ 1850 टू 1900 जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके साथ साथ कंज्यूमर सोसाइटी बनती जा रही थी। अब क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा था कि बहुत सारे ब्रांड्स हो चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था स्पेशली इन द अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। फिर वो बाद में स्प्रेड हुआ था इंडस्ट्रियल कॉलोनीज़ में, तो स्प्रेड होकर फिर इंडिया में आया था। तो इंडिया भी समझ गई थी कि बहुत सारी कंपनीज डेवलप हो चुकी हैं। जैसे कि हम आईटीसी की कंपनी बात करें तो आईटीसी आज बहुत सारे काम करता है बट उनका जो मेन आज भी प्रोडक्ट है दैट वाज टोबैको। और इनिशियली जब आईटीसी जब इंडिया में आया था तो वो टोबैको कंपनी ही थी, तो टोबैको को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। इंडिया में आज जो टोबैको की इतनी ज़्यादा लीड्स हैं, आईटीसी के पास इतना ज़्यादा मार्केट शेयर है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एग्रेसिव मार्केटिंग इन दिस एज 1850 टू 1900 में जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट किए। नेक्स्ट 1900 से 1950 जहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुआ था। अगर हम ये एज एक ही एरा को देखें तो वर्ल्ड वॉर भी इसी टाइम हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 भी इसी टाइम हुआ, 1913 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर 1947 तक हमारा कंटिन्यूसली एक के बाद एक वॉर चले थे। कभी कुछ बीच में कुछ ऐसा टाइम भी था जहाँ पे कोल्ड वॉर हुआ था, बट स्टिल द एज वॉज लाइक दैट जहाँ पे कंटिन्यूसली वॉर चल रहे थे। तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी, ऑब्वियसली बिकॉज जब कंपनीज की इकोनॉमी डिस्टर्ब कर जाएंगी, जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फॉल डाउन कर जाएंगे वॉर्स की वजह से, तो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, लोग अपना फोकस रखेंगे नीड्स पे। जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे देखा था, जब कोरोना आया फर्स्ट टाइम 2020 में, फिर 2021 में जब उसकी वेव रिपीट हुई थी, तब हमने देखा था कि लोग अपने नीड्स की तरफ ज़्यादा भागते थे। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दाल चावल रोटी सब्जी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, ना कि वो अपना घर बना रहे थे, ना कि वो अपने दूसरे एसेट्स बनाने के या एक्सपेंसेस नहीं कर रहे थे, रेदर दे वर इन्वेस्टिंग मोर ऑन देयर डेली नीड्स। तो उसी टाइम सेम टाइप ऑफ एरा वॉज डिक्टेटेड इन दैट टाइम फ्रॉम 1900 टू 1950s, जहाँ पे उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया एज ऑफ साइंस एंड एजेंसीज़ पे। एज ऑफ साइंस एंड एजेंसीज बेसिकली क्या है? एज ऑफ साइंस बेसिकली डील करता है आपके साइकोलॉजी के साथ।
आज हम न्यू एरा में इसको हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ साइंस तब डेवलप हो गई थी, उन्होंने अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था कि लोगों को क्या चाहिए। जैसे कि हम अगर मार्केटिंग को डिवाइड करें तो वो फोकस ही करता है नीड, वांट्स और डिज़ायर्स पे। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने साइंस थोड़ी लगाई इस चीज़ के पीछे कि उन्होंने स्टैट्स देखे कि कंज्यूमर्स जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली दे वर फोकसिंग मोर ऑन द नीड्स। तो जो एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा होती थी वो भी नीड्स बेस्ड इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा होती थी, और डिज़ायर्स पे उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया था फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ एज। बट क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, दो कोल्ड वॉर तभी चल रहा था, बट क्योंकि एक हार्मनी आ चुकी थी सोसाइटी में और इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाह रहे थे कि अब उनका इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 50 साल ऐसे देखे थे जहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी। तो उस इकोनॉमी को वापस उठाने के लिए उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ को, एंड 1950s इज़ नोन एज द एरा ऑफ री इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर्स टू द मार्केटिंग। उन्होंने मार्केटिंग के साथ वापस से लोगों को समझाया, एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट करी, और एडवर्टीजमेंट क्योंकि अब न्यूज़पेपर्स के साथ साथ टेलीविज़न भी आ चुका था, तो उन्होंने टेलीविज़न को भी यूज़ किया, रेडियो को भी यूज़ किया, FM को भी यूज़ किया, और ऑब्वियसली जो पहले जैसे होर्डिंग्स चला करते थे वो होर्डिंग्स अभी भी थे, जो वॉल्स पे जो एडवर्टीजमेंट्स हुआ करती थी वो भी कंटिन्यू थी। तो इस तरीके से ये पूरा एरा चला उसका, जहाँ पे लोग वापस से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ एडवर्टीजमेंट की तरफ, और नए प्रोडक्ट का कंजम्पशन स्टार्ट हुआ, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन वापस से पीक पे आना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट 1960 से 1970s तक क्रिएटिव एड्स का एरा चलने लगा। अब क्योंकि सब ही मार्केटिंग कर रहे थे, जितनी भी कंपनीज थी वहाँ पे अवेलेबल थी, सबके सब एडवर्टीजमेंट कर रही थी, और क्योंकि उनके जो मीडियम्स थे, जो चैनल्स थे, वो चैनल्स कॉमन थे। या तो आप दीवारों पे बोर्ड्स लगा दो, या तो आप बिल बोर्ड्स के थ्रू कर लो एडवर्टीजमेंट, या फिर आप न्यूज़पेपर जो सबसे कॉमन था, या फिर जनरली बिल बोर्ड्स हुआ करते थे, क्योंकि वो सबके रेंज में होते हैं। बट स्टिल इंडिया में उस टाइम अभी भी लिटरेसी की प्रॉब्लम थी, तो बिल बोर्ड्स वाले अभी भी प्रॉब्लम थी। तो क्या लोग इतना पढ़ पाएंगे, इतनी डाइवर्स लैंग्वेज होने के बाद क्या लोग समझ पाएंगे उसको? तो इंडिया में वो प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से वो लोग वोकली कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते थे, या फिर जो लोकल लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गए, लोकल न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए थे लोकल लैंग्वेजेस में, तो उसमें एडवर्टीजमेंट किया करते थे, बट इन अ वेरी क्रिएटिव वे। जैसे कि आप मैकडी का बर्गर देखते हो, तो मैकडीज उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया करते थे, और बहुत ही अच्छी कार्टूनिश थोड़ी आती थी, बट क्रिएटिव थी, जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं लोगों को कि हाँ हमने कुछ अलग से बनाया, आप एटलीस्ट हमारी ऐड को देखो। जैसे कि आज ऐसा होता है कि हम एड्स को हटा देते हैं, मैनी टाइम्स कुछ ऐसी एड्स होती हैं जो हमें इरिटेट कर देती हैं, बट कुछ ऐसी एड्स होती हैं जो कि हमारे मुंह पे आ जाती हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। क्या उस ऐड में कुछ ऐसा पर्टिकुलर था जिसने हमें अट्रैक्ट इतना ज़्यादा किया, और उसने हमारी दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड हमारी एक इमेज बना ली है। अगली बार हम वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने जाएंगे तो वो ऐड हमारे माइंड में क्लिक करेगी और हम ज़रूर देखेंगे उस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट जो आज चलने वाला है 1970s के बाद जो स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ द न्यू एज एरा, और ये अकाउंटेबिलिटी एरा है। अकाउंटेबिलिटी इसलिए बोलते हैं, बेसिकली कंपनीज अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो आपसे पूछेंगे कि ये जो आपने एड्स चलाई हैं उससे हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ उससे हमें। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख की एड्स चलाई थी, 1 लाख ऑब्वियसली वेरी स्मॉल अमाउंट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 1970s में हम देखते हैं कि अगर आपने कोई 1 लाख रुपये खर्च किया एडवर्टीजमेंट से, और उससे आपसे उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट से आपने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, ऑब्वियसली द प्रॉफिट इज़ वेरी हाई। बट अगर आपने 1 लाख रुपए स्पेंड करे हैं और आपने से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, सो अगेन इट इज़ वेरी लो। और अगर 5 लाख से और कम हो गया तो अगेन द अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी लो। सो आपको परसेंटेज देखना आता है। आज के जो बेसिकली एरा है उसमें हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसमें हम परसेंटेज देखते हैं कि आपने कितना पैसा लगाया है एडवर्टीजमेंट से और उससे आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना जनरेट कर पाए हो। जैसे कि आप थम्स अप की हर साल एक नई ऐड देखते हो, या जितने बेवरेजेस होती हैं उनके हर साल कुछ ना कुछ नई ऐड आती हैं। कुछ ऑब्वियसली रिपीटिव एड्स होती हैं, वो रिपीटिव एड्स इसलिए बिकॉज वो कंपनी को समझ में आ चुका है, उन्होंने क्रैक कर लिया है कि हाँ जब तक हम ये एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा, लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके हर थोड़े टाइम में एक नई ऐड आती है, बिकॉज लोग या तो उस एड्स को देख नहीं रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं उस ऐड को, या फिर जैसे कि टीवी चल रही है तो टीवी मैंने चैनल चेंज कर दिया, यूट्यूब पे ऐड आई तो हमने यूट्यूब पे एड्स को बंद कर दिया, या फिर दूसरे अगर सोर्सेज में एडवर्टीजमेंट तो हमने उसे किसी ना किसी तरीके से हमने उसको इग्नोर कर दिया। सो द एड शुड बी अकाउंटेबल, द एड शुड बी मोर ऑफ द रेवेन्यू जनरेटर। उससे बहुत ज़्यादा कंपनी का फायदा होना चाहिए, तभी वो कंपनी उस एड को कंटिन्यू रखेगी। सो दिस वॉज द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।